हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग वेव्स। आइए समझते हैं इनके जो होती हैं वो हमारी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका ट्रांसफ़र करती हैं। ये टू टाइप्स की होती हैं, मैकेनिकल्स वेव एंड नॉन मैकेनिकल्स वेव। मैकेनिकल्स वेव यानी कि हिंदी में यांत्रिक तरंगें, और नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि हिंदी में अयांत्रिक तरंगें। अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुम्बकीय यांत्रिक तरंगें भी कहते हैं। समझते हैं इनको डेफिनेशन के साथ, आइए देखते हैं। तरंग ये ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती हैं। मोस्टली ये दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें, अयांत्रिक तरंगें यानी कि मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंगें। जो यांत्रिक वेव होती हैं हमारी, इनको चलने के लिए या संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कोई माध्यम हो, ठोस, गैस, द्रव। और जो हमारी आयांत्रिक या विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनके संचरण के लिए इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। आइए समझते हैं इनको। पहले हम समझते हैं मैकेनिकल तरंग। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं वो उनके जो कण होते हैं वो माध्यम की दिशा में समांतर गति करते हैं, और जो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इनके जो कण होते हैं उनकी दिशा माध्यम की दिशा के लंबवत गति करते हैं। आइए इनको समझते हैं एक एक करके। अनुदैर्ध्य गति जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो उसे हम अनुदैर्ध्य गति तरंगें कहते हैं। ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ये संपीड़न विरलन पैटर्न बनाते हुए गति करती हैं। संपीड़न मतलब होता है कोई चीज़ को हम, ये कोई चीज़ है, इसे कंप्रेस कर रहे हैं तो ये पास पास आ जा रही है, तो ये संपीड़न हो गया। किसी चीज़ को इधर से दबा रहे हैं, फोर्स लगा के इधर से दबा रहे हैं, तो इसका सिकुड़ना, ये संपीड़न होता है। और विरलन होता है इसका फैलाव, यानी कि कोई चीज़ का फैलाव, यानी कि ये सिकुड़ी हुई फॉल है, इसका जब फोर्स डालेंगे तो इसका फैलाव, ये विरलन होता है। तो जैसे कि ये कोई गति है, तरंग गति मतलब ये कोई तरंग है जो गति कर रही है, तो ये पहले विरलन की अवस्था में थी, फिर वो यहाँ पे संपीड़न हो गया, फिर उसके बाद इसका विरलन हो गया, फिर संपीड़न हो गया, फिर विरलन हो गया, फिर संपीड़न हो गया, फिर विरलन हो गया। ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ये एक बार संपीड़न विरलन का पैटर्न बनाते हुए गति करती हैं। जैसे कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग के एक सिरा को यहाँ पे इस तरह कर दिया है, दीवार से बांध दिया, और एक सिरा को कोई व्यक्ति पहले खींच रहा है फिर छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे जो इसमें तरंगें उत्पन्न होंगी वो अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका एक बार फिर जब उसने उसको खींचा तो इसका विरलन हो गया, यानी कि उसका फैलाव होता है, विरलन हो गया। जब उसने उसे छोड़ दिया तो वो फिर उसका कंप्रेशन यानी उसका संपीड़न हो गया। तो ये अनुदैर्ध्य गति तरंग जो होती हैं वो एक बार संपीड़न एक बार विरलन, इस तरीके का पैटर्न बना के गति करती हैं। इसके जो उदाहरण है, जैसे कि ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। भूकंप तरंगे में पी तरंगें जो होती हैं वो भी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न तरंगें होती हैं वो भी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। आइए समझते हैं इसकी अनुप्रस्थ तरंग। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। ये जो होती है अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं ये एक गर्त और सुरंग गर्त के पैटर्न बनाते हुए गति करती हैं। यानी कि जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। तो ये एक बार ये सुरंग और एक बार ये यहाँ पे गर्त का पैटर्न बनाते हुए ये गति करेंगी, ठीक है। ये इसकी मीन स्थिति होती है,
मीन पोजीशन होती है यानी माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति से ऊपर की ओर मैक्सिमम हाइट तक जब जा रही है तो इसे हम बोलते हैं सुरंग, और जब वो मीन स्थिति से नीचे की ओर मैक्सिमम स्थिति तक आती है तो उसे बोलते हैं गर्त। तो एक मीन और एक गर्त यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, अनुप्रस्थ चाल में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो आई होप आपको अनुप्रस्थ तरंगें समझ में आई होगी। अनुप्रस्थ तरंगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि स्थिर जल में हम जब पत्थर फेंकते हैं तो उस पर तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। देखो जब पत्थर फेंकते हैं किसी जल में, कोई तालाब वगैरह में जब पत्थर मारते हैं तो उसमें ऐसे करके लाइन ऐसी आने लग जाती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें होती हैं, वो भी हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। गिटार बजाते हैं, बीड़ा बजाते हैं, वो उनसे जो उत्पन्न होती हैं तरंगें, वो भी हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और जो हमारी भूकंप आता है तो उसमें जो एस तरंगें होती हैं वो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। देखो आगे देखते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव को, अयांत्रिक तरंगों को। यांत्रिक तरंगें, अयांत्रिक तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये तरंगें, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो होती हैं वो निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। ये इनकी चाल जो होती है वो प्रकाश के बराबर होती है। ये अनुप्रस्थ होती है, ये उदासीन होती है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। इनके पास ऊर्जा और संवेग होता है। इनको मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था, मैक्सवेल ने बताया था। यांत्रिक तरंग में पहली जो होती है वो गामा किरण है, ठीक है। तो इसको जो पाल बिलार्ड ने खोजा था, खोजकर्ता जो थे, इनकी जो आवृत्ति परिसर होता है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, तरंगदैर्घ्य होती है वो 10⁻14 से 10⁻10 मीटर होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ये जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत ही उच्च होती है, बहुत ही हाई होती है, इसलिए इनका जो यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। जो गामा किरणें होती हैं उसमें एक मिस्टेक हो गई थी कि जो उनकी आवृत्ति होती है 10⁻18 से 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। इसे सुधार कर लेना। आइए समझते हैं एक्स किरणों को। एक्स किरणों की खोज रॉजनसन ने की थी। इनकी खोज रॉन्जन ने की थी। तरंगदैर्घ्य परिसर होता है वो 10⁻10 से 10⁻8 मीटर होता है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज होती है। इसका जो यूज किया जाता है, इसका उपयोग जो किए जाते हैं वो चिकित्सा में किया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, एक्सरे वगैरह में यूज किया जाता है इसका। आइए समझते हैं हम अगली किरणें। हमारी परावैंगनी किरणें, इनकी जो खोज की थी वो रिटर ने की थी। इनका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है वो 10⁻8 से 10⁻7 मीटर होता है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁻16 से 10⁻14 तक होती है हर्ट्ज। इनकी खोज न्यूटन ने की थी। जर्स किरण है दोस्तों, इनकी खोज न्यूटन ने की थी। इनका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है वो 3.9 × 10⁻⁷ मीटर होता है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है हमारी 10⁻14 to 10⁻12 हर्ट्ज। इनका जो यूज किया जाता है वो देखने में किया जाता है, हम देखते हैं इनके द्वारा। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट। अवरक्त किरणें, इनकी जो खोज थी वो हेर्त्ज़ले ने की थी। इनका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर होता है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁻⁴
12 से 10 की पावर 10 होती है हर्ट्ज। लघु रेडियो तरंग है, इनकी खोज हेनरी हर्ट्ज ने की थी। इनकी जो आवृत्ति होती है 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 10 की पावर 10 से 10 की पावर 8 हर्ट्ज होती है। और दूसरी होती है हमारी सबसे अंतिम होती है रेडियो दीर्घ रेडियो तरंग है। इनकी खोज मार्कोनी ने की। इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 1 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर तक होती है तथा आवृत्ति 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों, आपने इनके बाद देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है वो हमारी गामा किरणों की होती है। अगर इनकी आवृत्ति अधिक होगी गामा किरणों की तो इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। क्योंकि जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन होता है वो आवृत्ति प्रोपोर्शनल 1/तरंग दैर्घ्य, यानी कि जिस तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी उसकी तरंग दैर्घ्य घटेगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी उसकी आवृत्ति घटेगी। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है गामा किरणों की, तो इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होगी सबसे। और सबसे कम आवृत्ति होती है वो दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है, कम आवृत्ति। तो दोस्तों, इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। आपको ये समझ में आया होगा कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है। क्योंकि गामा किरण होती है उनकी आवृत्ति बहुत ही अधिक होती है, इसलिए उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। और जो हमारी दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति कम होती है सबसे, इसलिए इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति एक सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हमारा हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। आवृतकाल कणों के एक दोलन में लगा समय हमारा आवृतकाल कहता है। आवृतकाल और आवृत्ति होती है उनमें जो रिलेशन होता है वो आवृतकाल इज प्रोपोर्शनल 1/आवृत्ति होता है, यानी कि आवृतकाल इज इक्वल टू 1/आवृत्ति। आवृतकाल और आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1/n होता है। इन दोनों में रिलेशन वेग आवृत्ति तरंग दैर्घ्य में जो रिलेशन होता है B इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता है। दोस्तों, ये जो होती है इसकी माध्य स्थिति होती है, इसे मीन पोजीशन बोलते हैं। ये तरंग की गति की दिशा है, तरंग की दिशा है। जो आयाम हमारा होता है वो दोस्तों जो आयाम होता है वो हमारा मीन पोजीशन से माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, जो मैक्सिमम विस्थापन होता है वो हमारा आयाम होता है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो हमारा आयाम होगा। या फिर इधर की बात करें तो इधर भी ये हमारा आयाम होगा। कह सकते हम तरंग गति की दिशा में कणों का माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन हमारा आयाम कहलाता है। अब बात करते हैं हम तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य जो होती है वो हमारी माध्य मतलब किसी दो क्रमागत सुरंग और गर्त के बीच की दूरी जो होती है वो हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। यानी कि ये एक सुरंग हो गया, ये एक गर्त हो गई। इन दोनों से अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये
यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, यहाँ तक की कुल दूरी। यानी कि कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं हम कि तरंग दैर्घ्य वह दूरी जो दो क्रमागत सुरंग और गर्त के बीच की दूरी होती है वो हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ध्वनि तरंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।